हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अक्षय एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल के अंदर। बेटा, आज की जो हमारी क्लास है वो है एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और थोड़ा बहुत उन ऑर्गेनल्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो एक आपको मैं समझा चुका हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इनमें क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेल के अंदर इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है। ठीक है बेटा, तो अभी विद डायग्राम पढ़ने वाले हैं और आपको सारे के सारे पॉइंट्स में डायग्राम के साथ साथ ही नोट करवा दूंगा, अलग से लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा, कोई भी सेल ले लो चाहे, सबसे पहले उसके अंदर एक मेन चीज हम जरूर देखते हैं और वो मेन चीज क्या होती है? वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्रोकैरियोट्स के अंदर एक खास चीज है जो मैंने इनफोल्डिंग बनाई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये है क्या। ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कौन सी स्ट्रक्चर होगी? इसके बाहर होती है सेल वॉल। क्या होती है? सेल वॉल। अब जरूरी नहीं है कि हर सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट हो। जैसे एनिमल सेल्स में जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होती है। सिर्फ एक एक को छोड़ के, जो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती। ठीक है बेटा, ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल। अब इसके बाहर क्या है कि एक स्लाइमी सब्सटेंस मिलता है बैक्टीरिया की, जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है ना, उसके बाहर। इसको हम बोलते हैं बेटा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स एक स्लाइमी सब्सटेंस है, पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ है और ये बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है। पैथोजेनिसिटी तो बोले तो विरुलेंस, मतलब इसके थ्रू ये होस्ट को हार्म कर सकता है। और इसका एक और फंक्शन भी होता है कि ये बैक्टीरिया के साथ अटैचमेंट में हेल्प करता है। जब रिप्रोडक्शन का टाइम होता है तो ये एक दूसरे को ऐसे होल्ड करते हैं, क्योंकि ये स्लाइमी लेयर है, चिपचिपी है, अधेरिंग के काम में आते हैं। ठीक है बेटा, अब आपको पता है कि हर इंडिविजुअल के अंदर या फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा है और ये है इसका न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर इसका सही वर्ड एक यूज करें तो हम इसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे, क्योंकि ये अभी पूरा का पूरा डेवलप्ड नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है इसके अंदर। ठीक है बेटा, अब न्यूक्लियस मिल गया इसके अंदर, और क्या क्या मिलता है? और हमें मिलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो क्या करते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये होती है प्रोटीन फैक्ट्रीज। ये है बेटा एक इसके अंदर एक पोलिसोम। पोलिसोम बोले तो जब बहुत सारे राइबोसोम्स इकट्ठे हो जाते हैं, एमआरएनए के ऊपर अटैच हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसको हम बोलते हैं पोलिसोम। ठीक है, ये पोलिसोम हो गया, ये राइबोसोम्स हो गए। और कौन से मटेरियल है? एक इसके अंदर एक खास स्ट्रक्चर पाई जाती है बेटा, जिसका नाम है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जो कि सर्कुलर होता है और ये कुछ स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करता है इनको। कौन सी पावर्स, वो अभी आपको डायग्राम के अंदर मैं समझा दूंगा। ठीक है, और अगर इस चीज को लेबल करना चाहो तो ठीक है, वरना ना ही करो चाहे। ये है इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी चीजें इसके अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, इतना डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। और एक स्ट्रक्चर इसकी, अब ये बेटा आपने देख लिया कि ऐसे हमने बॉक्स सा बना दिया। अब इसको फूड की भी जरूरत पड़ती है, इसको मूवमेंट भी करनी पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में। भले ही खाता थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ही है, लेकिन इधर उधर जाने की तो जरूरत पड़ेगी ना। उसके लिए इसके पास एक स्ट्रक्चर होती है बेटा, जिसका नाम होता है फ्लैजिला। क्या स्ट्रक्चर होती है? फ्लैजिला। ऐसे लंबी सी स्ट्रक्चर होती है।
ये फ्लैजिला इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। कैसे? जैसे मैं मान लो एक बैक्टीरिया हूं और ये है फ्लैजिला, तो ये फ्लैजिला ऐसे ऐसे हिलता है ना, तो उसकी वजह से क्या है, प्रोपल्सन क्रिएट होता है ऐसे, इस टाइप से, ऐसे देखना, इस टाइप से ऐसे प्रोपल्सन प्रोपल्सन क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से फोर्स लगता है बैक्टीरिया के ऊपर और वो आगे की तरफ मूव करता है। जैसे ऐसे फोर्स लगेगा और ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, समझ गए आप कि कैसे ये मूवमेंट करता है। अभी मैं आपको इनकी लेबलिंग करूंगा और लेबलिंग के साथ साथ ही इनके बारे में आपको समझा दूंगा कि न्यूक्लियोइड है, इसके क्या फंक्शन है, पॉलीसोम है, ये क्या है, राइबोसोम है, इसके क्या फंक्शन है। अब बात करते हैं सबसे पहले जो बाहर हमें दिख रही है ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर ये क्या है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा दूर लिखेंगे ताकि समझ आता रहे हमें। ये है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। ये किसकी बनी है? मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है बेटा? सेल अटैचमेंट। मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये सेल, जब दो बैक्टीरिया एक दूसरे के पास आते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम, तो ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है, सेल अटैचमेंट, सेल आइडेंटिफिकेशन, सेल ना बोल के सीधा आइडेंटिफिकेशन भी हम लिख सकते हैं इसको। आइडेंटिफिकेशन कैसे, अभी बताता हूं आपको। कि जब भी हम इसको, कोई भी बैक्टीरियाज है उनको पहचानते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हम जब ह्यूमंस करते हैं तो उसके ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर के अंदर जो पॉलीसेकेराइड्स की अमाउंट कितनी है, कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट है, उनके बेस पे ही हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हाँ, हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरी तीसरी इसकी क्या स्पेसिफिसिटी है कि ये प्रोवाइड्स पैथोजेनिसिटी, प्रोवाइड्स विरुलेंस, और विरुलेंस को हम पैथोजेनिसिटी बोलते हैं। ठीक है बेटा, अभी हम नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं वो है सेल वॉल। कौन सी है? सेल वॉल। इसका क्या फंक्शन होता है और ये किस चीज की बनी होती है? सेल वॉल प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। ठीक है, ये करती है प्रोटेक्शन। ठीक है, और ये मेड अप किसकी है? मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है बेटा? ये एक दो टाइप की शुगर है, उनके अंदर क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन का फॉर्मेशन होता है। और वो दो चीजें कौन कौन सी है? एक तो है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन, एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो समझ आ गया आपको कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं? हमारी थर्ड स्ट्रक्चर, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी खास बात प्रोकैरियोट्स में हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसके अंदर स्टेरॉइड्स एब्सेंट होते हैं, नो स्टेरॉइड्स प्रेजेंट, कि स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर, किसके अंदर? जो प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और उसका नाम क्या होता है? मीजोजोम्स। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी इनफोल्डिंग हो जाती है, इनफोल्डिंग ऑफ
प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोजेज, या फिर कोजेज ना लिख के हम लिख सकते हैं फॉर्म्स। क्या करती है? फॉर्म्स मीजोजोम्स। मीजोजोम्स। अब ये मीजोजोम्स किस बला का नाम है? ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम यहां पढ़ने वाले हैं। कहां देखने वाले हैं? यहां पर। तो मीजोजोम्स को आपको समझा देता हूं। क्या हो गया? हाँ बेटा, ये जो मीजोजोम्स है इनको हम क्या बोलते हैं? एनालोगस ऑर्गन है ये। एनालोगस ऑर्गन टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या बता रहे हो सर? ये चीज आपको अभी समझ आ जाएगा। एनालोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? एनालोगस ऑर्गन वो होते हैं बेटा जो फंक्शंस तो सेम परफॉर्म करते हैं लेकिन उनकी स्ट्रक्चर अलग होती है। आपको पता है कि एनर्जी का प्रोडक्शन यूकैरियोटिक सेल में यानी कि हमारे अंदर कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। लेकिन इनके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। अब इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो इनके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होगा? वो एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे मीजोजोम्स, और मीजोजोम्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स। तो ये हमने लिख दिया कि हाँ एनालॉगस ऑर्गन टू माइटोकॉन्ड्रिया, और ये हेल्प करते हैं। इनका जो फंक्शन है वो क्या है? रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। एक तो फंक्शंस हेल्प्स इन रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन आपको पता है डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन ही रेप्लिकेशन है। ठीक है, तो जब इनके अंदर रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट्स में तो उसमें हेल्प करते हैं मीजोजोम्स। दूसरा क्या है? हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम में भी मदद करते हैं ये। और इनके पास एंजाइम्स होते हैं, हैव स्पेशल एंजाइम्स। हैव स्पेशल एंजाइम्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये इनके पास एंजाइम्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है बेटा, 3 स्ट्रक्चर हमने अब तक देख लिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और एक है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ये मेन चीजें हमने देख ली। अभी हम देखने वाले हैं चौथी स्ट्रक्चर हमारी। फोर्थ स्ट्रक्चर जो है इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ये सिर्फ कुछ बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि प्रेजेंट इन सम बैक्टीरियाज। और ये जो प्लाज्मिड है ये बैक्टीरिया को एक टाइप की स्पेशल स्ट्रक्चर या फिर स्पेशल पावर प्रोवाइड करते हैं। किस टाइप से? जैसे आपने देखा होगा कुछ बैक्टीरिया बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके अंदर एफ जीन प्रेजेंट होता है। एफ जीन। एफ जीन मतलब फर्टिलिटी जीन। कुछ बैक्टीरिया जैसे आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो उनके अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है? एनआईएफ जीन। एनआईएफ जीन मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि बैक्टीरिया को कुछ स्पेशल पावर्स या फिर कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है। जैसे कुछ बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये अगर क्वेश्चन आए कि विच इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन ए प्रोकैरियोटिक सेल तो आंसर होगा हमारा प्लाज्मिड। ठीक है,
अब बात करते हैं हम राइबोसोम्स के। राइबोसोम्स बेटा क्या करते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं। क्या होती हैं? राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स, और इनका एक अलग नाम है प्रोटीन फैक्ट्रीज, क्योंकि ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 70S टाइप के। 70S दो, जो कि दो सब यूनिट से मिलके बना होता है। एक तो 50S प्लस 30S। एस जो है यहाँ पे स्वेडबर्ग यूनिट है। ये जब हम राइबोसोम का टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको समझाऊंगा कि ये एस किस लिए यूज करते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज हमने देख ली। और ये जो है ये है फ्लैजिला। फ्लैजिला मैंने आपको बता ही दिया कि ये मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है। और फ्लैजिला जो है वो मेड अप ऑफ किसका बना होता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन। फ्लैजेलिन प्रोटीन। ठीक है बेटा, अब हमने सारी चीजें देख ली। अब बचा है हमारा सिर्फ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। क्योंकि जितने भी मेजर सिस्टम्स हैं परफॉर्म करना है, जैसे कि रेप्लिकेशन हो गया, कोई भी इसका जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो वो न्यूक्लियस ही करता है। लेकिन इसके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस ना बोल के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या हो गया रे? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्यों बोलते हैं बेटा? अभी पता चलेगा आपको। न्यूक्लियोइड, या फिर इसको बोलते हैं इंसेपिएंट न्यूक्लियस। इंसेपिएंट न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है। तो इसका जो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन वाला जो पार्ट है बेटा, वो क्या होता है? सिंगल होता है। सिंगल सर्कुलर डीएनए। सिंगल सर्कुलर डीएनए। तो अगर आपसे पूछे कि प्रोकैरियोट्स में किस टाइप का डीएनए प्रेजेंट होता है, तो हम आपको बोलेंगे कि सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। सर, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि जो डीएनए है, डीएनए नॉट बाइंडेड विद हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए नॉट बाइंडेड विद हिस्टोन प्रोटीन। हमने देखा होगा कि हमारा जो डीएनए है उसको कोइल करता है, सुपर कोइल कर देता है हिस्टोन प्रोटीन, बाइंड हो के और उनका क्रोमोसोम बना लेता है। लेकिन इनमें उस टाइप की कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलती, क्योंकि इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। और एक मेन पॉइंट तो जो हम सभी जानते हैं, जिसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं, वो दूसरा क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोइड। ये सारी की सारी स्ट्रक्चर हमने देख ली एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है बेटा। और ये जो पीपीटी है ये मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा। ये स्लाइड जो है उसको आप देख के बना सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को। सारे पॉइंट्स हमने डायग्राम के थ्रू लिख दिए। अलग अलग लिखने को इनको कोई भी ज़रूरत नहीं है, थोड़े कंसाइज फॉर्म में नोट्स हमारे बन गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।